अगर आप मिडिल ईस्ट का एक मैप देखें तो आपको ये सब्ज रंग का सीरिया नजर आ रहा है। सीरिया शाम को कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम सीरिया है। और इसके साथ आपको पीले रंग का जो है वो इराक नजर आ रहा है, और इससे पिछली तरफ जो है वो ईरान है। ऊपर की जानिब जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है गुलाबी रंग में, ये तुर्की है। और जो नीचे वाला गुलाबी रंग है ये जॉर्डन है, जिसको उर्दन कहते हैं आप। ये काफी बड़ा मुल्क है। और उसके नीचे जो सब्ज एरिया बहुत बड़ा, ये जनाब मिस्र है, और मिस्र के सामने समंदर की दूसरी तरफ सऊदी अरब है, ऑरेंज कलर का। तो ये इस नक्शे को एक दफा अपने ध्यान में रखें। बीच में सीरिया है और ब्राउन कलर का बिल्कुल छोटा सा एक मुल्क लबनान है। और जो येलो एरिया आपको नजर आ रहा है जिसके साथ कुछ ग्रे एरिया लगा हुआ है, ये वो टेरिटरी है फलस्तीन और इसराइल का इलाका, जहां पे एक्चुअली लड़ाई लगी हुई है और इसको लेकर एक डिस्टर्बेंस इस पूरे रीजन के अंदर रहती है। अब शाम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एकदम तख्ता उल्टा गया। यहां पे जो है वो बशर अल असद की हुकूमत थी और 24 साल तक वो हुक्मरान रहा है शाम का। उससे पहले उसका वालिद जो है वो भी एक लंबे अरसे तक, लगभग 25-26 साल तक उसका वालिद भी यहाँ का हुक्मरान रहा शाम का। और इन्होंने वहां पे बड़ी जबरदस्त किस्म की हुकूमत की है। 1970-71 की बात है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो अब लड़ाई हुई है ना, ये 27 नवंबर को शुरू होती है एकदम, और 8 दिसंबर को फैसला हो जाता है। यानी ऐसा कैसा हो गया, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी फोर्सेज है, दुनिया पूरी का वहां पे स्टेक है, अमेरिका का वहां पे स्टेक है, रशिया का वहां पे स्टेक है, ईरान का वहां पे स्टेक है, तुर्की का वहां पे स्टेक है। खुद बशर अल असद जो है वो 50 साल तक उसके खानदान ने हुकूमत की है। ये कैसे हो गया कि 11 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ तलपट हो गया। यानी एक हुकूमत मौजूद थी और 11 दिन के अंदर वो छूमंतर होगी, खत्म हो गई, कैसे हुआ? ये चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लें। ये 1970-71 की बात है। उस वक्त एक वजीर दिफा हुआ करता था शाम का, जिसका नाम था हाफिजुल असद, जो बशर अल असद का वालिद था। एक्चुअली इनके खानदान के 3 लोग हैं जो मकबूल हुए हैं। इनका वालिद था हाफिजुल असद, उसने एक तहरीक चलाई वजीर दिफा के तौर पे, और 16 नवंबर 1970 को उसने फौजी बगावत कर दी। उस बगावत के नतीजे में उसने कब्जा कर लिया शाम के ऊपर, और शाम पे उसकी हुकूमत बन गई। अब ये बड़ा ताकतवर आदमी था। ये बंदा जो है ये रहा 1970-71 से लेकर सन 2000 तक, जब तक ये मर नहीं गया तब तक इसके पास ही इक़्तिदार रहा। इसने अपने दौर में बड़ा जुल्म किया, बहुत सारी ऐसी चीजें की। इसराइल के साथ एक जंग भी की इसने, और उसमें इसको शिकस्त हुई थी। मिस्र के साथ मिलकर शाम ने एक जंग की थी जिसमें इन दोनों मुल्कों को इसराइल से शिकस्त हुई थी 1973 में। हमारा एक इलाका है 1982 में, वहां पे बड़ा खौफनाक कत्लेआम इन्होंने किया था। और वो जो कत्लेआम किया था वो अखूनुल मुस्लिमीन की एक तंजीम थी, उसके खिलाफ इन्होंने किया था। और लगभग जो मुख्तलिफ इत्तलात हैं 10,000 से लेकर 40,000 तक लोगों के बारे में बताया जाता है कि उनको हलाक कर दिया गया था, वो जाबक हो गए थे। फिर इनका दो बेटे थे, ये यानी जो हाफिजुल असद है उसके 2 बेटे थे। एक बासिल असद, ये बासिल असद जो है ये बड़ा बेटा था, और जो छोटा बेटा था वो था बशर अल असद। बशर जो है ये लंदन में पढ़ता था, बरतानिया में, और जो बासिल है ये अपने वालिद के साथ है। ये एक एक्सीडेंट हुआ इसका और गाड़ी का, और ये मर गया उस एक्सीडेंट में। बासिल असद यानी हाफिजुल असद का बड़ा बेटा 1994 में मर गया था। अब उसके बाद जो जानशीन है वो बशर अल असद ने बनना था। तो सन 2000 में जो हाफिजुल असद है उसका इंतकाल हो गया, और जून 2000 में बशर अल असद बन गया सदर, और सारा कंट्रोल उसने ले लिया। शुरू में इस बंदे ने थोड़ी सी जमहूरियत दिखाई, थोड़ी इधर उधर की चीजें की, इसने लोगों की बेहतरी के दावे किए, बातें की, शादी कर दी। लंदन की एक लड़की थी उसके साथ, थी वो वैसी शामी थी, शाम की रहने वाली थी, लेकिन उसके साथ आसमा नाम था उसका, आसमा बशर अल असद। उसके साथ इसने शादी की। खुद ये शिया फैमिली है, और वो लड़की जो थी वो सुन्नी फैमिली की थी। तो इसने उसी साल में जो इसका वालिद का इंतकाल हुआ और ये इक़्तिदार में आया, तो इसने दिसंबर में उसके साथ शादी कर ली। उसकी एक अलग कहानी है, फिर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि वो खातून क्या थी, उसने अपनी जिंदगी में क्या किया। लेकिन प्रॉब्लम का जहां से आगाज होता है ना, वो सन 2011 में होता है। 2011 तक चीजें ठीक चल रही थी, इसकी डिक्टेटरशिप भी ठीक चल रही थी, इसका पूरा कंट्रोल था वहां पे, और इसने कंट्रोल किया हुआ था ईरान की मदद से। ईरान की सपोर्ट इसको हमेशा से रही है, क्योंकि शाम के अंदर ईरान के हमायती याफ्ता कुछ ग्रुप्स थे जो हमेशा से एक्टिव रहे हैं, और वो इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां भी करते रहे। यानी आप शाम के अंदर जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो हमास की थी और हिजबुल्लाह की थी। तो ये ईरान को वहां पे हमेशा से, शाम में, लबनान में, ईरान में अपने कुछ ना कुछ उसने अपने एलिमेंट हमेशा से रखे थे। और शाम को पूरी सपोर्ट शाम की हुकूमत को ईरान देता था, और रशिया भी देता था। यानी अभी आखिर तक जिन 2 मुल्कों ने पूरी सपोर्ट दी है बशर अल असद को और उसके खानदान को या उसके इक़्तिदार को, वो एक ईरान है। ईरान के तो इवन जनरल्स और कमांडर्स वहां पे मौजूद थे, और वो सारी हिकमत अमली बनाते थे बशर के लिए और उसकी पूरी सपोर्ट करते थे। फिर इस तरह रशियन जो है वो अपने शिप्स लेकर आए हुए थे, अपने बहरी जहाज, अपना इक्विपमेंट, अपने हथियार वो लेकर आए थे। उनके फौजी वहां पे मौजूद थे, वो लड़ाई में प्रैक्टिकली हिस्सा लेते थे रशियंस। तो ये 2 मुल्क सपोर्ट कर रहे थे बशर के इक़्तिदार को। दूसरी जानब जो आखिरी लड़ाई थी, इसमें जो अरब ममालिक हैं वो और अमेरिका, ये दूसरी तरफ थे, ये अब बशर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो एक तरफ बशर के खिलाफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो अरब ममालिक थे, और एक तरफ जो है वो ईरान और रशिया जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये आप दोनों चीजों को याद रखें कि ये प्रॉक्सी भी थी, एक तरह की लड़ाई इस तरह की थी। अब 2011 में आपको याद होगा वहां पे एक तहरीक का आगाज हो जाता है और एक कंपेन शुरू हो जाती है बशर के खिलाफ, और बशर जो है उसका इक़्तिदार हिल जाता है। उसके बाद इसने जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म कर दिया। इसने शाम के अंदर, इसने अपनी अपोजिशन को दबाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। लाखों लोगों को इसने जेलों के अंदर भर दिया। इसकी बदनामी तो 3-4 बहुत बड़ी बड़ी जेलें जिसके अंदर ये लोगों को डाल देता था। इसने खवातीन को भी जेलों में डाला, इसने बंदों को भी जेलों में डाला। जो लोग लड़ाई करने के लिए आते थे, पहले तो ये पुरअमन तरीके से लोग एहतजाज करते थे, इसने लोगों को इतना मारा कि वो फिर मुजामत शुरू हो गई और लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिए। अब जब लोगों ने हथियार उठाना शुरू किए तो ऐसा नहीं था कि वहां के लोग इससे लड़ पड़े, बल्कि बाहर से बड़ी सपोर्ट आई और इसके खिलाफ बाकायदा हथियारबंद लोग वहां पे पहुंचना शुरू हो गए। क्योंकि एक सरहद आप देखिए, अगर गौर करें तो इराक के साथ लगती है। ये एक सरहद अगर आप देख रहे हैं तो ये इराक के साथ लगती है, और ये बहुत बड़ी सरहद है जो इराक के साथ लगती है। यहां से, क्योंकि इराक के अंदर आपको पता है खाना जंगी चल रही थी सन 2004 से, वहां पे अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अटैक किया हुआ था। तो वहां से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो शाम में आते जाते थे, और वहां पे उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से ये सपोर्ट जो है वो हथियारों समेत मिलना शुरू हो गई बागियों को। इन्होंने बागी करार दे दिया था। जो भी बशर की हुकूमत के खिलाफ जाता था उसको बागी कहते थे, ये रेबल थे, ये बागी है, ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जमहूरियत के दुश्मन, ऐसा करार दिया जाता था। हालांकि वो खुद एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। उसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्टें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये चंद सालों का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिल जाएंगे कि क्या इतना जुल्म हो सकता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2015 के दरमियान 13,000 से ज्यादा लोगों को एक जेल के अंदर लटका दिया गया। और कुछ रिपोर्टें ऐसा कहती हैं, लेकिन मुझे एग्जैजरेटेड फिगर लगता है कि लगभग 1 लाख के करीब लोगों को बशार ने कत्ल करवाया है। और जितने भी दंगे फसाद हुए उसके बाद शाम के अंदर, क्योंकि जो मुजामत थी पहले पॉलिटिकल थी, फिर वो शुरू हो गई हथियारों के साथ, बाहर से उनको सपोर्ट आना शुरू हो गई, फिर रशिया और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर वहां पे शुरू हो गई। रशिया को सपोर्ट कर रहा था ईरान, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे खामोशी के साथ कुछ अरब ममालिक, लेकिन खामोशी के साथ, यानी हथियार दे दिए, पैसा दे दिया, इस तरह से वहां सपोर्ट हो रही थी। और इराक से जो है वो मुजाहिद पहुंच रहे थे धड़ाधड़, वहां से लड़ने वाले पहुंच रहे थे लड़ाका लोग। तो दोनों तरफ से एक जंग लगी हुई थी गुज़िश्ता चंद सालों से। इस लड़ाई में लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, लेकिन बशार ने अपने इक़्तिदार को नहीं छोड़ा, उसकी गिरफ्त अपने इक़्तिदार के ऊपर थी। अब हुआ क्या कि 27 से लेकर 8 दिसंबर तक, 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक सारा का सारा सिनेरियो तब्दील हो गया, हर चीज एकदम बदल गई। 2011 में इन्होंने अटैक किया था अपने लोगों के ऊपर, बहुत खौफनाक किस्म का लोगों को कत्ल किया था। इस खाना जंगी के नतीजे में 3,88,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1,20,00,000 के करीब अफराद जो है वो बेघर हो गए। 2013 में इसने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया अपने शहरियों के ऊपर, इसके ऊपर पाबंदियां भी लगी, इसके खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत आवाजें भी उठी, इसकी बीवी के खिलाफ भी, इनके ऊपर ट्रैवल बैन लग गए, इनके एसेट सील हो गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन किसी ना किसी तरह करके इसने मैनेज कर दिया। 2021 में इसने दोबारा इंतखाबात करवाए और ये फिर 95% वोट लेकर फिर इक़्तिदार में आ गया। यानी ये इंतखाबात जैसे करवाता था जैसे डिक्टेटर करवाते हैं, आपको पता है। तो एक्चुअली एक डिक्टेटर था, 50 साल तक इसका खानदान रहा। इन 50 सालों में शाम ने इतनी कीमत चुकाई है कि लाखों लाशें शाम में दफन है, जो इस इक़्तिदार के नतीजे में, यानी इन्होंने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए बाप ने और फिर बाद में बेटे ने लाखों लोगों का कत्लेआम होने दिया। और वहां पे अगर जमहूरियत होती, इंतखाबात होते, तो बहुत सारी हुकूमतें तब्दील होती और इतने लोग ना मारे जाते। 2022-23 में कुछ अरब ममालिक ने थोड़े बहुत ताल्लुकात बहाल किए थे बुशार के साथ, क्योंकि बुशार जो है वो उसके ताल्लुकात ईरान के साथ बेहतर थे, तो फिर इस वजह से अरब ममालिक के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अचानक से ईरान भी चला गया और रशिया भी चला गया। अगर आप गौर करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं प्यूटन के साथ, ये इल्जाम भी लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अंदर जंगों को खत्म करने के लिए मशहूर है कि खत्म करो जंग, बस जो पब्लिक चाहिए उस तरफ मामला उस तरफ लेकर जाओ। अमेरिका में भी उसने यही गेम किया है, वो एंटी मिलिट्री एंटी जंग आदमी है कि लड़ाइयों में वो नहीं पड़ता, कोशिश करता है जंग बंद हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद अचानक से रशिया निकल गया वहां से, ऐसे कैसे निकल गया? इतना ताकतवर मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, रशियन फौजी अपने हथियार उठाते हैं, कुछ दिनों पहले निकल जाते हैं, अपने शिप भी वहां से ले जाते हैं, और जो हथियार नहीं चाहिए उनको वहां छोड़ जाते हैं। इसी तरह ईरान भी एकदम इस लड़ाई से निकल गया, उनके लोग वहां से ऐसे गायब हुए पता ही नहीं चला। ईरान इस लड़ाई से क्यों निकला, उसके पीछे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, यूएई और ईरान के दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो माजी में नहीं हुई, तो उधर भी एक ताल्लुकात बड़े अच्छे बहाल हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो एक सपोर्ट थी ईरान की और रशिया की, वो गालिबन मुज़ाकरात के नतीजे में या कुछ और चीजों के नतीजे में वो हटना शुरू हो गई। और जब वो सपोर्ट हटना शुरू हुई तो बशार के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी पब्लिक के खिलाफ खड़ा होता, या जो बागी आ रहे थे लड़ने के लिए उनके खिलाफ खड़ा होता। अब ये तंजीम कौन सी है जिसने शिकस्त दी है बशार को? ये जो तंजीम है इसका नाम है हैतुल तहरीर शाम, ये इसका नाम है जनाब। ये जनवरी 2017 में ये बनी थी और बहुत बड़ी बड़ी जो सुन्नी मुसलमानों की जहादी तंजीमें थी या लड़ाका तंजीमें थी, ये उनका मिलाप हुआ था। यानी जैशुल अहरार और जमातुल फतल अल शाम, अंसारुद्दीन फ्रंट, जैशुल सुन्ना, लिवा उल हक, नूरुद्दीन अल ज़ैंकी मूवमेंट, ये 6 बड़ी तंजीमें हैं जिनको इकट्ठा करके ये एक तंजीम बनी थी। और ये तंजीम अब काम कर रही थी इराक से मुल्हिका जो इलाके हैं शाम के वहां पे। इसके अंदर जो है ना, वो जो सबसे तगड़े लोग थे इस तंजीम के अंदर, वो कुर्दिश कहे जा रहे थे कि कुर्दों का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और वो इसके अंदर काम कर रहे थे। इसमें नाज़रीन ये जो है ना, ये सीरियन डेमोक्रेटिक अलायंस है और ये सन 2015 के अंदर इसने काम करना शुरू किया था। इसमें ज्यादा लोग जो है वो कुर्द हैं और ये सारे मिलकर अटैक करने के लिए हैं। ये तंजीमों का एक पूरा जत्था है जिन्होंने मिलकर वो कह रहे हैं हमने आजादी हासिल कर ली है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कब्जा हो गया है, लेकिन जो भी हुआ है तंजीमों का एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर किया है और इसमें कुर्दों की एक इन्वॉल्वमेंट है और खास तौर पे सीरियन डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर उनकी ये इन्वॉल्वमेंट है। इस तंजीम के सख्त खिलाफ है तुर्की और आलमी सतह पर इसके ऊपर पाबंदियां भी है। अब तुर्की क्यों खिलाफ है, जरा इसका भी आप गौर कर लीजिए। तुर्की इसलिए खिलाफ है कि इसके अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस किनका है? इसके अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस है कुर्दों का। कुर्द जो है ये वाहिद इस वक्त इस रीजन के अंदर एक कौम है जिसके पास मुल्क कोई नहीं है। माजी में कुर्दिस्तान एक मुल्क हुआ करता था और बहुत बड़ा मुल्क होता था, लेकिन वो मुल्क फिर खत्म हो गया। कुर्दों का अपना एक बहुत बड़ा इलाका होता था, वो खत्म हो गया। सलाउद्दीन अयूबी भी कुर्द था, जिसने आखिरी मरतबा जब बैतुल मक़दस को फतह किया गया तो सलाउद्दीन अयूबी ने फतह किया था, वो भी एक कुर्द था और उसने सलीबी जंगों के अंदर बड़ी जबरदस्त शिकस्त दी थी अंग्रेजों को। अब ये कुर्द हैं, ये बड़े दिलेर, ये बहादुर हैं, लेकिन ये अपना मुल्क ढूंढ रहे हैं। इनका मुल्क कैसे बनेगा या ये अपना मुल्क कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक नक्शा और देखना पड़ेगा। ये नक्शा आप देखिए, ये सफेद रंग का नक्शा, इसके बीच में पीला इलाका आपको नजर आ रहा है ना, ये कुर्दिस्तान है। ये कुर्दों ने अपना एक नक्शा बनाया हुआ, वो ये कह रहे हैं हमारा मुल्क है, इसको हमने हासिल करना है। अब इस तंजीम के अंदर जो लड़ने वाले ज्यादातर लोग थे, उनका मतम नजर जो है वो अपना मुल्क हासिल करना भी था। तुर्की इसके खिलाफ इसलिए है कि सबसे बड़ा इलाका अगर ये कुर्दिस्तान बनता है तो वो कुर्दिस्तान के नक्शे में तुर्की का है। ये जो तुर्की का बहुत बड़ा एरिया है और वो बड़ा जबरदस्त एरिया है तुर्की का, वहां पे उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मैंने वो इलाका देखा हुआ है। वो जो है वो कुर्दिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, तो तुर्की इनको नहीं मानता। अच्छा, ईरान का भी एक बड़ा हिस्सा है जो कुर्द कहते हैं ये भी हमारा बीच में, इराक का भी एक हिस्सा है और शाम का भी एक हिस्सा है, बल्कि बहुत थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो आर्मीनिया का और अजरबैजान का भी है। अगर पूरा कुर्दिस्तान इसी नक्शे के मुताबिक बनता है तो 4 बड़े मुल्क तुर्की, शाम, ईरान और इराक ये उसका हिस्सा हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा आर्मीनिया और बिल्कुल थोड़ा सा अजरबैजान ये उसका हिस्सा हो जाएगा अगर कुर्दिस्तान बनना है तो। अब वो लोग जो है वो फ्यूचर में 2 चीजें अचीव करेंगे, तो वो कह रहे हैं शाम में हमने अपनी इस्लामी हुकूमत कायम कर ली है और इसका जो सरबराह है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। आने वाले दिनों में आप इसके बारे में खबरें सुनेंगे। ये जो आदमी है इसका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये पहले अलकायदा के साथ होता था, दाइश के साथ होता था और अल बगदादी के साथ इन्होंने काम किया था। उसके बाद ये शाम में आ गया था अल बगदादी की मर्जी से, वहां पे मुख्तलिफ तंजीमों में काम करता रहा, करते करते अब ये इस तंजीम का सरबराह बन गया। ये 5 साल अमेरिका की कैद में भी रहा है
और अब इसको सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न सपोर्ट इसके साथ थी, रशिया और ईरान की सपोर्ट इसके साथ नहीं थी। लेकिन जिस तरह रशिया ने और ईरान ने विड्रॉ किया ना इस सारे मामले में, ये ऐसा लगता है कि किसी बैकडोर चैनल पे कुछ चीजें तय हुई हैं जिनकी वजह से निकल गए एकदम ये लोग निकले और उसके बाद सूरत वहां पे बदल गई। मुशर्रफ असद ने आज से एक हफ्ता पहले लगभग रशिया का एक दौरा किया था और उसके बाद जब वो वापस आया था तो उसकी एक फोटो जारी की गई थी मीडिया में कि जनाब वो वापस दमिश्क पहुंच गया है, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में वापस पहुंच गया है। लेकिन उस तस्वीर की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वो 2023 की एक तस्वीर है जो अब लगाई गई है। मुशर्रफ जब से वापस आया दमिश्क में या शाम में, तब से लेकर अब तक उसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस बात का कभी इम्कान है कि मुशर्रफ असद एक हफ्ता पहले रूस चला गया था, उसकी बीवी और 3 बच्चे भी वहीं पे। एक हफ्ता पहले रूस चला गया था, उसको इस बात का पता था कि रशिया विड्रॉ कर रहा है, उसको इस बात का आइडिया था कि ईरान पीछे निकल जाएगा, लिहाजा अब शाम को छोड़ देना चाहिए, और वो शाम से चला गया था और कभी वापस ही नहीं आया। इस बात का बहुत इम्कान है। लेकिन अगर वो वापस आया तो इसके बावजूद अब सूरत हाल ये है कि वो शाम से भागकर रशिया पहुंचने में फिर कामयाब हो गया। इस वक्त वो रूस के अंदर मौजूद है और उसको रूस ने पनाह दी हुई है। मुशर्रफ असद जो है उनका इक़्तिदार खत्म हो गया, लगभग 5 दहाइयों का इक़्तिदार था, लेकिन वो बाकी नहीं बचा। इस खित्ते में और बहुत सारे इक़्तिदार भी खत्म हुए, कभी उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। कुछ अहम चीजें मैं आपके सामने रख दूं कि अब होगा क्या। एक तो शाम के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां का जो वज़ीर आज़म है जो शाम का, वो वहीं पे मौजूद है। वो ये कह रहा है इक़्तिदार की मुंतकली करना चाहता हूं, आप इलेक्शन करवा दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, लोग जिसको वोट दें उसकी हुकूमत आ जाए। अगर तो ये हो जाता है तो ये तो शाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये खाना जंगी लगी रहती है और जबरदस्ती इक़्तिदार पे कब्जा किया जाता है और इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अभी तक तो जो लोग आए हैं उन्होंने कहा जी हम जमहूरी तरीके के साथ चलेंगे और हम जाएंगे कि इक़्तिदार मुंतकिल लोग बड़े पुरअमन तरीके से, वो लोग तो जो अभी आए वो ये बात कर रहे हैं कि वो सही तरीके में चलेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्दिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। अब वो जो लोग कुर्दिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो रुकेंगे? वो इसके बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाम के जो शुमाल मशरिकी इलाके हैं वहां पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। इसी तरह तुर्की, ईरान और इराक के कुछ एरियाज में भी वो बड़े मजबूत हैं और वो इतने मजबूत हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपना मुल्क बनाकर छोड़ेंगे। तुर्की में आप कभी सुनते हैं या ईरान के कुछ एरियाज में कहीं कुछ धमाका हो गया, कुछ वो कुर्दिश जो लोग हैं ना वो उनके खाते में पड़ता है। वो आजादी की जंग इस वक्त